न्यूक्लियर वेपन्स के बिना एक थ्यूनिया का ख्याल थ्यूनिया भर में बहुत सारे लोगों की एक गहरी इच्छा है। ये जबरदस्त तबाही के इंस्ट्रूमेंट्स हमारी सिविलाइजेशन पर एक लंबा साया डालते हैं। इन्हें एलिमिनेट करने की चाहत समझ में आती है। एक सेफर फ्यूचर की उम्मीद से पैथिया हुई। कभी कभी लोग इसे अचीव करने के लिए बड़े ड्रामेटिक तरीके इमेजिन करते हैं। ऐसा ही एक आइडिया है नेचर की रॉ पावर का इस्तेमाल करके इन इंसान के बनाए हुए टेरर्स को डिस्पोज करना। ये निबंध इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगा। ये इस बात की गहराई में जाएगा कि क्या हो सकता है अगर हम थ्यूनिया के सारे न्यूक्लियर हथियार लें और उन्हें आग ज्वालामुखी के आग उगलते थील में डाल दिए। इमेजिन करो सीन, हर न्यूक्लियर वॉरहेड, हर बॉम्ब थ्यूनिया भर के आर्सेनल्स से इकट्ठा किया गया। हजारों ऐसे डिवाइसेस, हर एक इनक्रेडिबल तबाही मचाने में केपेबल, एक सिंगल फिनल मकसद के लिए जमा किए गए। फिर पिक्चर करो कि उन्हें एक बहुत बड़े ज्वालामुखी तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक करके या शायद सब एक साथ। उन्हें उसके पिघले हुए कोर में गिरा दिया जाता है। क्या धरती की अपनी आग सच में हमारे सबसे खतरनाक क्रिएशंस को निगलकर न्यूट्रलाइज कर सकती है? क्या ये आग से डिस्पोजल का एक्ट थ्यूनिया को न्यूक्लियर खतरे से साफ कर देगा, या ये हम सब पर और भी बड़ा हॉरर फैला देगा? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें ध्यान से सोचना चाहिए। ये आइडिया थोड़ा पोएटिक जस्टिस वाला लगता है। ज्वालामुखी पुराने जमाने से तबाही और क्रिएशन के सिंबल रहे हैं। ये वो जगहें हैं जहां धरती की अंदरूनी पावर साफ देखती है। शायद उनकी नेचुरल बेकाबू आग एटम की अननेचुरल आग पर भारी पड़ जाए। हालांकि ऐसे काम की रियलिटी इस रोमांटिक सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो फोर्सेस इसमें शामिल हैं, न्यूक्लियर और जियोलॉजिकल थियोनो, वो इतने बड़े स्केल पर हैं कि इंसानी दिमाग उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। उन्हें मिलाना कोई सिंपल डिस्पोजल का एक्ट नहीं होगा। ये निबंध ध्यान से उस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को एग्जामिन करेगा जिसमें सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक बड़े ज्वालामुखी में गिरा दिए जाते हैं। हम पहले चुने गए ज्वालामुखी और न्यूक्लियर वेपन्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम अपने एनवायरनमेंट पर पोटेंशियल इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। हम ह्यूमन हेल्थ पर गहरे असर और पॉसिबल जियोपॉलिटिकल नतीजों पर भी विचार करेंगे। ये एक स्पेकुलेटिव डिजास्टर की जर्नी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सिंपल सॉल्यूशंस ढूंढने के बारे में एक कॉशनरी कहानी। अननोन रिसर्च 247 को सब्सक्राइब करो और इस रहस्य को सुलझाने में हमारा साथ दो। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी और भयानक थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक शांतियर ज्वालामुखी सिलेक्ट करना होगा। मौना लोआ, जो हवाई के बिग आइलैंड पर है, एक प्राइम कैंडिडेट के तौर पर सामने आता है। ये कोई ऐसा वैसा ज्वालामुखी नहीं है। ये हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव शील्ड ज्वालामुखियों में से एक है। इसका साइज ही इतना बड़ा है कि देखकर हैरानी होती है। एक असली जाइंट जिसे जियोलॉजिकल फोर्सेस ने बहुत लंबे टाइम में बनाया है। इसका नाम हवाईयन में लॉन्ग माउंटेन है, जो इस फैले हुए बड़े पहाड़ के लिए एकदम सही डिस्क्रिप्शन है जो आइलैंड का एक ही बड़ा हिस्सा बनाता है। मौना लोआ को एक शील्ड ज्वालामुखी क्लासिफाई किया गया है। इसका मतलब है कि यह धीरे धीरे लेयर पर लेयर अनगिनत बहते हुए लावा फ्लोज से बना है। ये फ्लोज बहुत दूर तक फैले, जिससे चौड़ी हल्की ढलान वाली साइड्स बनी, ना कि कोई खड़ी कॉनिकल चोटी। ये समुद्र तल से लगभग 13,679 फीट ऊपर उठता है। हालांकि इसका बेस समुद्र के नीचे बहुत गहराई में है, मतलब इसकी असली ऊंचाई बेस से छोटी तक 30,000 फीट से भी ज्यादा है, जो इसे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा बनाता है। इसकी विशालता उस लगातार ज्वालामुखी एक्टिविटी का सबूत है जिसने इसे लाखों सालों से शेप दिया है। मौना लोआ की चोटी के बहुत नीचे एक कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में एक बड़ा मैग्मा चैम्बर है, एक जमीन के नीचे का रिजर्वॉयर जो पिघले हुए पत्थर से भरा है। इस चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं ऊपर। इसी झुलसा थीने वाले हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में हम इमेजिन कर रहे हैं कि थ्यूनिया का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल डाल दिया जाए। मैग्मा ज्वालामुखी की लाइफ ब्लड है, धीरे धीरे जमा होता है और कभी कभी शांतियर इरप्शंस के रूप में सरफेस पर आ जाता है। यहाँ प्रेशर और हीट बहुत ज्यादा है, गजब की पावर वाली नेचुरल फोर्सेस। मौना लोआ में अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं, हालांकि ये आम तौर पर वैसे एक्सप्लोसिव राख के बादल बनाने वाले टाइप के नहीं होते
जो कुछ तीसरे ज्वालामुखियों में देखे जाते हैं। इसके इरप्शंस में अक्सर बड़े पैमाने पर बेसाल्टिक लावा निकलता है। ये लावा फ्लोज भले ही आमतौर पर धीरे चलते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं और समुद्र तक पहुंच सकते हैं। ज्वालामुखी को साइंटिस्ट्स इसके पोटेंशियल खतरे के कारण लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ पहाड़ है, नेचर की एक पावरफुल और कभी-कभी अनप्रेडिक्टेबल फोर्स, प्लैनेट की अंतर की उथल-पुथल का एक ही साफ रिमाइंडर। न्यूक्लियर वेपन्स डायनामाइट या टीएनटी जैसे कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव से बिल्कुल अलग होते हैं। कन्वेंशनल बॉम्ब्स केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज करते हैं, जहां एटम्स खुद को रीअरेंज करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स एटम्स के कोर यानी न्यूक्लियाई को बांधने वाली कहीं ज्यादा पावरफुल फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी थियोमेन प्रोसेस से रिलीज हो सकती है। न्यूक्लियर फिशन, जो भारी एटॉमिक न्यूक्लियाई को तोड़ता है, या न्यूक्लियर फ्यूजन, जो हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई को जोड़ता है। तीनों ही प्रोसेस केमिकल रिएक्शन से लाखों गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फिशन बॉम्ब्स, जिन्हें अक्सर एटॉमिक बॉम्ब्स कहा जाता है, मेनली यूरेनियम के आइसोटोप्स यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डिवाइस में थोड़ा सा कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाता है ताकि न्यूक्लियर मटेरियल को तेजी से कंप्रेस किया जा सके। यह कंप्रेशन मटेरियल को सुपरक्रिटिकल बना देता है। जब एक भटकता हुआ न्यूट्रॉन इस सुपरक्रिटिकल मास में किसी न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो न्यूक्लियस टूट जाता है और जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये थियो से ज्यादा एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर तीसरे न्यूक्लियाई को तोड़ते हैं, जिससे एक इनक्रेडिबली फास्ट बढ़ता हुआ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में हो जाता है। फ्यूजन बॉम्ब्स, जिन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब्स या थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स भी कहते हैं, फिशन बॉम्ब्स से कहीं ज्यादा पावरफुल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वही प्रोसेस जो हमारे सूरज को पावर देता है। फ्यूजन के लिए जरूरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर अचीव करने के लिए आर्क फिशन बॉम्ब को ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी फिशन एक्सप्लोजन से निकली तेज एक्सरेज और हीट फ्यूजन फ्यूल वाले सेकेंडरी स्टेज को कंप्रेस और इग्नाइट करती है, जिसमें आमतौर पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ये हल्के न्यूक्लियाई फिर आपस में फ्यूज होते हैं और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए एक न्यूक्लियर वेपन से निकली डिस्ट्रक्टिव पावर कई तरह की और तबाही मचाने वाली होती है। शुरू में एक ही आंखें चौंधियां देने वाली रोशनी और तेज थर्मल रेडिएशन होती है, जो बहुत देर तक सीवियर बर्न्स कर सकती है और आग लगा सकती है। उसके बाद एक ही पावरफुल ब्लास्ट वेव आती है, कंप्रेस्ड आयर का एक शॉक फ्रंट, जो बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को गिरा सकता है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आयनाइजिंग रेडिएशन पैदा करते हैं। ये रेडिएशन हाई डोज में तुरंत जानलेवा हो सकती है और कम एक्सपोजर में भी कैंसर और जेनेटिक डैमेज जैसे लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। चलो अब अपने हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर वापस आते हैं। थ्यूनिया का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल, जिसमें हजारों वेपन्स हैं, मौना लोआ के मैग्मा चैम्बर में डाल दिया जाता है। जैसे ही ये डिवाइसेस एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आएंगे या अगर उनके ट्रिगर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गए, तो वो डेटोनेट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक सिंगल यूनिफाइड एक्सप्लोजन नहीं होगा, बल्कि धरती के अंदर बहुत गहराई में लगभग एक साथ होने वाले हजारों न्यूक्लियर ब्लास्ट्स की एक तेज सीरीज होगी। इससे जो कंबाइंड एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंसानी हिस्ट्री के किसी भी इवेंट से बहुत बड़ी। ये विशाल मल्टी मेगाटन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डेटोनेशन सबसे बड़े नेचुरल वोल्केनिक इरप्शंस की पावर से भी कहीं ज्यादा होगा। ज्वालामुखी खुद मौना लोआ जितना भी बड़ा है, ऐसी फोर्सेस झेलेगा जिनके लिए वो कभी डिजाइन ही नहीं किया गया था। पहाड़ शायद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, अंदर से बाहर तक वेपराइज हो जाएगा। उसकी जगह धरती की क्रस्ट में कई मीलों चौड़ा और बहुत गहरा एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। हवाईयन आइलैंड्स जैसे हम उन्हें जानते हैं वो इफेक्टिवली खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह अनइमेजिनेबल तबाही का मंजर होगा। एक्सप्लोसिव फोर्स ज्यादा देर तक जमीन के नीचे बंद नहीं रहेगी। ये तेजी से मैग्मा चैम्बर और ऊपर के पत्थरों को फाड़ देगी। पिघला हुआ पत्थर, पहाड़ का चूरा
और न्यूक्लियर डिवाइसेस के चमकते रेडियो एक्टिव रिमेन्स को एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक उड़ा थी। ये सिर्फ एक वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, ये एक हाइब्रिड कैटक्लिज्म है, एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर इरप्शन। स्ट्रेटोस्फीयर में जो मटेरियल निकलेगा वो टेम्बोरा या क्राकाटोआ सहित इंसानों द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी वोल्केनिक इवेंट से कई गुना ज्यादा होगा। थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा का 1815 का इरप्शन, जो रिसेंट हिस्ट्री के सबसे पावरफुल इरप्शंस में से एक ही था, उसने लगभग 2160 क्यूबिक किलोमीटर मटेरियल निकाला था। इससे ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके कारण ईयर विथ समर हुआ। जिस इरप्शन के बारे में हम सोच रहे हैं, जो हजारों न्यूक्लियर वेपन्स से फ्यूल्ड होगा, वो इससे कहीं ज्यादा मटेरियल और एनर्जी रिलीज करेगा। तुरंत के इफेक्ट्स अपोकैलिप्टिक होंगे, सिर्फ हवा के लिए नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफे की शुरुआत के तौर पर। आवाज ही इतनी तेज होगी कि कान फट जाएंगे, शायद हजारों मीलों दूर तक सुनाई देगी, और शॉक वेव्स पूरी धरती में फैल जाएंगी। सेक्शन 5 रेनिंग फायर एंड ऐश द एटमॉस्फेयर अंडर सीज। इतने बड़े एक्सप्लोजन के तुरंत बाद सुपरहीटेड गैस, ऐश, डस्ट और मलबे का एक बहुत बड़ा प्लूम एटमॉस्फेयर में कई मीलों ऊपर तक जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तक घुस जाएगा। ये प्लूम ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये ज्वालामुखी और आसपास की क्रस्ट से निकले पत्थर के चूरे, बहुत सारी वोल्केनिक गासें और सबसे क्रिटिकली हजारों फटे हुए वेपन्स से निकले हाईली रेडियो एक्टिव फिशन प्रोडक्ट्स और अनस्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का एक डेडली कॉकटेल होगा। ये डार्क डरावना बादल तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स के साथ ये रेडियो एक्टिव डस्ट और फाइन ऐश का बड़ा बादल कुछ ही दिनों या हफ्तों में पूरी दुनिया को घेर लेगा। पार्टिकल्स की इतनी ज्यादा डेंसिटी धरती के बहुत बड़े हिस्सों में सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगी। दिन की रोशनी हल्की शाम जैसी हो जाएगी, या प्लूम के सबसे घने हिस्सों के नीचे पूरा अंधेरा हो जाएगा। इस फिनोमेना को, जिसके बारे में अक्सर बड़े स्केल की न्यूक्लियर वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। शुरुआती अंधेरा तो बस एक गहरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की शुरुआत होगी। सूरज की रोशनी ब्लॉक होने से ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स में तेजी से और जबरदस्त गिरावट आ गई। एवरेज टेम्परेचर्स कई डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं। शायद कई टेम्परेट रीजन्स में गर्मियों में भी फ्रीजिंग कंडीशंस पैथिया कर थी। दुनिया भर में एग्रीकल्चर अचानक बंद हो जाएगी, क्योंकि ग्रोइंग सीजन्स खत्म या बहुत छोटे हो जाएंगे। पौधे सूरज की रोशनी की कमी और ठंड से मर जाएंगे, और उन पर डिपेंड करने वाले जानवर भी जल्द ही मर जाएंगे। प्लैनेट भर के इकोसिस्टम्स, जंगल से लेकर समंदर तक, इस अचानक और एक्सट्रीम क्लाइमेट शिफ्ट से क्योन्स में आ जाएंगे। ठंड और अंधेरे के अलावा एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन भी बुरी तरह बदल जाएगा। न्यूक्लियर फायरबॉल्स और वोल्केनिक इरप्शन की तेज गर्मी से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे। ये कंपाउंड्स धरती की प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर पर अटैक करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी और एक्सप्लोजन से निकले सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिलकर हर तरफ बहुत ज्यादा कोरियोसिव एसिड रेन बनाएंगे। ये एसिड रेन मिट्टी, झीलों और नदियों को जहरीला बना देगी, पौधों और पानी के इकोसिस्टम्स को और ज्यादा तबाह कर देगी। सेक्शन 6A पॉइजन्ड अर्थ, द लॉन्ग शैडो ऑफ रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन। इस हाइपोथेटिकल इवेंट का सबसे छिपा हुआ और लंबा चलने वाला नतीजा होगा दुनिया भर में अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट में रेडियोएक्टिव मटेरियल का फैलना, हजारों न्यूक्लियर वेपन्स का फॉलआउट, सुपर इरप्शन से निकले धरती की क्रस्ट के नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के साथ मिलकर प्लैनेट के लगभग हर कोने को कंटेमिनेट कर देगा। ये रेडियोएक्टिव डस्ट और ऐश हवाओं और बारिश के साथ जमीन, समंदर, आइस कैप्स और साफ पानी के सोर्सेज पर जम जाएगी। कोई भी जगह अछूती नहीं रहेगी। यह कंटेमिनेशन खेती की जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को कई दशकों, अस्थियों या हजारों सालों तक अनयूजेबल बना देगा। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन से स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन्वॉल्व्ड हैं। स्ट्रोंटियम 90 और सीजियम 137 जैसे एलिमेंट्स, जिनकी हाफ लाइफ लगभग 30 साल होती है, एक के अहम मीडियम टर्म खतरा पैथिया करेंगे। ये पौधों द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फूड चेन में एंटर करेंगे और जानवरों और इंसानों के शरीर में जमा हो जाएंगे। दूसरे आइसोटोप्स जैसे प्लूटोनियम 239, जिसकी हाफ लाइफ 24,000 साल से ज्यादा है, एनवायरनमेंट का लगभग परमानेंट कंटेमिनेशन करेंगे। पानी के सोर्सेज जैसे नदियां,
झीलें और ग्राउंड वाटर एक्विफर्स खतरनाक रूप से रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। समंदर जो एटमॉस्फेरिक फॉलआउट का बहुत सारा हिस्सा एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें हर तरफ कंटेमिनेशन फैल जाएगा जो प्लैंकटन से लेकर व्हेल्स तक मरीन इकोसिस्टम्स को अफेक्ट करेगा। इससे दुनिया भर की फिशरीज तबाह हो जाएंगी जो लाखों लोगों के लिए एक जरूरी फूड सोर्स है। समुद्री जीवन का नाजुक बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाएगा, जिसके बायोडाइवर्सिटी और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में समंदर के रोल पर लॉन्ग टर्म असर पड़ेंगे। जिस पानी को हम पीते हैं और जीने के लिए डिपेंड करते हैं, वही जहर का सोर्स बन जाएगा। एनवायरनमेंट में आयनाइजिंग रेडिएशन की लॉन्ग टर्म मौजूदगी से सभी जीवित प्राणियों में जेनेटिक म्यूटेशंस में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके नतीजे में फर्टिलिटी में कमी, जन्मजात गड़बड़ियों में बढ़ोतरी और कई ऐसी स्पीशीज का खात्मा हो सकता है जो इतनी दुश्मन रेडियो एक्टिव थ्यूनिया में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। धरती का बायोस्फीयर यानी उसके सभी इकोसिस्टम्स का जोड़ बुनियादी तौर पर और शायद हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स से दुनिया को साफ करने का सपना इस सिनेरियो में प्लैनेट को इतने बड़े स्केल पर जहरीला बना देगा जैसा पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया गया था। सेक्शन 7 द ह्यूमन कॉस्ट, ए ग्लोबल हेल्थ कैटास्ट्रॉफी अनफर्ल्स। ऐसी न्यूक्लियर वोल्केनिक तबाही का इंसानी जिंदगी पर तुरंत असर समझ से परे होगा। हवाईयन आइलैंड्स और आसपास के पैसिफिक रीजन्स में कोई भी शुरुआती ब्लास्ट, हीट और बाद में आने वाले सुनामी से तुरंत खत्म हो जाएगा। थ्योरथेराज के इलाकों में जैसे जैसे रेडियो एक्टिव प्लूम फैलेगा, लाखों लोग ब्लास्ट के डायरेक्ट असर से मर जाएंगे अगर ये पॉपुलेटेड एरियाज के पास हुआ, या फिर तुरंत भारी फॉलआउट से। लेकिन ये तो बस बेमिसाल स्केल की एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की शुरुआत होगी जो हर जिंदा या बचे इंसान को अफेक्ट करेगी। जो लोग शुरुआती एक्सप्लोजन्स और तुरंत तेज फॉलआउट से बच गए, उनके लिए एक्यूट रेडिएशन सिकनेस या आरआस एक बड़े पैमाने पर फैलने वाला किलर बन जाएगा। हाई डोज रेडिएशन के एक्सपोजर से बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, खासकर वो जो तेजी से डिवाइड होते हैं, जैसे बोन मैरो और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसके सिम्टम्स में तेज मतली आना, उल्टी, थेस्ट, बालों का झड़ना, बुखार और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है। बिना एडवांस्ड मेडिकल केयर के जो ज्यादातर जगहों पर मौजूद नहीं होगा, आरएस अक्सर कुछ दिनों या हफ्तों में जानलेवा होता है। लाखों लोग इस दर्दनाक अंजाम को भुगतेंगे। लॉन्ग टर्म में उन लोगों के लिए भी जिनको कम डोज रेडिएशन मिला, हेल्थ पर असर बहुत बुरा होगा। दुनिया भर में कैंसर रेट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कई तरह के कैंसर बहुत ज्यादा आम हो जाएंगे। इनिशियल एक्सपोजर के सालों या दशकों बाद सामने आएंगे। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स निगल लिए या सांस में ले लिए गए, वो अंदर से टिश्यूज को इरेडिएट करते रहेंगे। इसके अलावा रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है, मतलब ये डीएनए को डैमेज करता है। इससे आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक डिफेक्ट्स और वंशानुगत बीमारियों में काफी बढ़ोतरी होगी। जिंदा बचे लोगों पर साइकोलॉजिकल असर बहुत बड़ा और अनगिनत होगा। इतनी बड़े पैमाने पर मौत और तबाही देखना, इनविजिबल रेडिएशन के लगातार डर में जीना, जहरीली दुनिया में कम रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करना और अपने प्यारों और पूरे कम्युनिटीज को खोने का दुख बहुत गहरे और बड़े पैमाने पर ट्रॉमा थीगा। मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम्स, यहाँ तक कि डेवलप्ड देशों में भी पूरी तरह से चरमरा जाएंगे और शायद बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे। सोसाइटी खुद ही टूट जाएगी क्योंकि सरकारें इतनी बड़ी तबाही से निपटने में नाकाम हो जाएंगी, जिससे बेसिक सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। Section 8 Shifting Sands, Geopolitical Tremors in a Shattered World। सभी न्यूक्लियर वेपन्स को जानबूझकर एक ज्वालामुखी में डिस्पोज करने का आइडिया ही एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ग्लोबल कूनप्रेशन की मांग करता है। जिन भी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उन सबको अपने आर्सेनल्स छोड़ने और इस खतरनाक काम में हिस्सा लेने के लिए एग्री करना होगा। आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में ऐसा कंसेंसस हासिल करना अपने आप में एक लगभग नामुमकिन चैलेंज है, लेकिन इस थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए मान लेते हैं कि यूनिफाइड डिसआर्मामेंट का ये नामुमकिन काम किसी तरह हो गया। कैटास्ट्रॉफिक डेटोनेशन से पहले, जब न्यूक्लियर वोल्केनिक इवेंट के तबाही मचाने वाले नतीजे साफ हो आएंगे, ग्लोबल कूलिंग, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, एग्रीकल्चर का कोलैप्स, तो जियोपॉलिटिकल मंजर हमेशा के लिए पीछे जाएगा।
किसी भी जिंथिया बचे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या थीश का शुरुआती फोकस सिर्फ जिंथिया रहना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे हम उन्हें समझते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह अनकंटामिनेटेड खाना, पानी और शेल्टर ढूंढने की डेस्परेट कोशिशें ले लेंगे। न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट जिसने थीशकों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप दिया है वो चला जाएगा, लेकिन उसकी जगह एक ही शेयर्ड ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी। अगर टाइम के साथ इंसानियत के कुछ हिस्से जिंथिया बचने और खुद को रीऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो गए तो नए तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैथिया हो सकते हैं। कुछ बचे हुए रहने लायक इलाकों या अनकॉन्टेमिनेटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। फॉलआउट से कम प्रभावित थीश या इलाके ज्यादा कंटेमिनेटेड जोन से आए डेस्परेट रिफ्यूजीज या एग्रेसिव ग्रुपों का निशाना बन सकते हैं। पिछले वर्ल्ड ऑर्डर की गैर मौजूदगी और उससे बने पावर वैक्यूम से सिविलाइजेशन के खंडहरों के बीच भी डोमिनेंस के लिए केओटिक और बेरहम झगड़े हो सकते हैं। ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स गायब हो चुके हैं। इतनी बड़ी खुद से लाई गई तबाही का कोई हिस्टोरिकल उदाहरण नहीं है। पिछले ग्लोबल क्राइसिस जैसे पैंडेमिक्स या वर्ल्ड वॉर्स यहाँ इमेजिन किए गए एनवायरमेंटल और सोसाइटी कोलैप्स के सामने फीके पड़ जाते हैं। ये सोचा जा सकता है कि शेयर्ड तकलीफ बहुत लंबे टाइम में बिखरे हुए सर्वाइवर्स के बीच एक नई तरह की ग्लोबल यूनिटी ला सकती है। और पक्का रहती है कि इंसान फिर कभी खुद पर और प्लानिट पर ऐसा आकार नहीं रखने पाएगा, लेकिन ऐसे हाइपोथेटिकल फ्यूचर के रास्ते अनइमेजिनेबल नुकसान, कठिनाइयों और इंसानियत के लगभग खत्म होने के पोटेंशियल से भरा होगा। Section 9 Reflections on a Perilous Idea, a summary of unthinkable risks। थ्यूनिया के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्पोज करने के लिए ज्वालामुखी का इस्तेमाल करने का ख्याल एक समझ में आने वाली इंसानी इच्छा से पैथिया होता है। हमारे प्लैनेट को मास डिस्ट्रक्शन के इन डरावने इंस्ट्रूमेंट्स से मुक्त करना, ये एक ड्रामेटिक इमेज है, शायद एक झूठा अनुभव देता है कि सब ठीक हो गया, कि नेचर ने इंसानियत के सबसे काले क्रिएशंस को निगल लिया। लेकिन जैसा कि इस एक्सप्लोरेशन ने दिखाया है, ऐसा काम कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बजाय ये एक ऐसी ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी का ट्रिगर होगा जो खुद वेपन्स के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल से कहीं ज्यादा होगी, भले ही उन्हें एक बड़े स्केल की वॉर में इस्तेमाल किया जाए। तुरंत नतीजे बेमिसाल हिंसा वाला एक सुपर इरप्शन होगा। धरती के अंदर हजारों न्यूक्लियर डेटोनेशंस की कंबाइंड फोर्स एपोकैलिप्टिक स्केल पर जियोलॉजिकल फोर्सेस को अनलीश करेगी, ज्वालामुखी और आसपास के रीजन को वेपराइज कर देगी। इससे स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत बड़ा अमाउंट रेडियो एक्टिव मलबा और वोल्केनिक ऐश इंजेक्ट हो जाएगी। इसके नतीजे में होने वाले एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, जिसमें लंबा न्यूक्लियर विंटर शामिल है, ग्लोबल कूलिंग, हर तरफ अंधेरा, फसलों का बर्बाद होना और दुनिया भर में इकोसिस्टम्स का कोलैप्स हो जाएगा। ये सफाई नहीं है, ये प्लैनेटरी तबाही है। लॉन्ग टर्म में धरती एक बहुत ज्यादा जहरीला एनवायरनमेंट बन जाएगी। रेडियो एक्टिव फॉलआउट दुनिया भर में मिट्टी, पानी और हवा को कंटेमिनेट कर देगा। बड़े इलाकों को एस्थीयों या हजारों सालों तक रहने लायक नहीं छोड़ेगा। ह्यूमन हेल्थ पर कैटास्ट्रॉफिक असर पड़ेगा। हर तरफ रेडिएशन सिकनेस, बढ़ते हुए कैंसर रेट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक डिफेक्ट्स में बढ़ोतरी होगी। नेचुरल दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर प्रजातियों का खात्मा और बायोडाइवर्सिटी में हमेशा के लिए बीठेलाव आएंगे। धरती पर जीवन का पूरा ताना बाना हमारे अपने हाथों से खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जबकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का गोल इंसानियत के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ एक्सप्लोर किया गया तरीका एक डरावना सपना है। ये एक सुपर वोल्केनो की जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर को हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कॉन्सेंट्रेटेड गुस्से के साथ मिला देगा। नतीजा एक अपोकैलिप्स होगा, खुद से लाया गया और पूरा। न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के तरीकों की खोज जारी रहनी चाहिए, लेकिन ये केयरफुल, वेरिफाएबल और सेफ डिसमेंटलमेंट और डिप्लोमेसी के प्रोसेस के जरिए होनी चाहिए, ना कि एक ऐसी तबाही मचाने वाले काम से जो हम सबकी बर्बादी पक्की कर दी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी ऐसे रोचक फैक्ट्स मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और अपने दिमाग को ऐसे ही क्यूरियस बनाए रखें।